तो चलिए अब कुछ न्यूटन फास्ट लॉ के रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन फास्ट लॉ क्या बोल रहा है? कहता है एज लॉन्ग एज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स acts on a body or system of masses the center of mass of the system remain in its state of rest or uniform motion। यूनिफॉर्म मोशन ये है फास्ट न्यूटन फास्ट लॉ। ये कहता है हमें यहाँ पर दो चीज दिया गया है, एक हुआ एक्सटर्नल जिसका अपोजिट है इंटरनल, अनबैलेंस्ड उसका अपोजिट है बैलेंस्ड। ये दोनों टर्म हमें समझ में आना चाहिए। एक क्वेश्चन दिया है कि सपोज हियर इज ए ट्रक, ध्यान से देखना, ये ट्रक जो है इट इज केप्ट ऑन ए सपोज स्मूथ प्लेन, फ्रिक्शन विक्शन को इग्नोर करो, ठीक है। और सपोज यहाँ पर कोई एक ब्लॉक है, हियर इज ए ब्लॉक, ब्लॉक ऑफ दिस शेप, ऐसा कोई एक ब्लॉक रखा है। यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है और ये इसको यहाँ से पुश कर रहा है। ये ब्लॉक मूव करने के लिए क्या चाहिए? सपोज यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1 है, यहाँ पर है μ2, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर पांव और इसके बीच में μ1 है, ग्राउंड के साथ μ2 है। तो एग्जाम्पल ले देते हैं। The block will move if bit number 1 μ2 is 0, μ1 is not 0, μ2 is 0, μ1 is 0, μ2 is not 0, μ1 is not 0, none of this। आपको ऑप्शन दिया गया कौन सा केस में ये ब्लॉक मूव करेगा, आपको सोच के बताना है। मैं आपको फोर्स कर रहा हूं समझने के लिए व्हाट इट मींस बाय एक्सटर्नल फोर्स, व्हाट इट मींस बाय इंटरनल फोर्स, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। तो आपको सोचना है और समझना है, बताना है कि आदमी अगर ये ब्लॉक को पुश करेगा, ये ब्लॉक मूव करेगा कौन सा केस में, व्हेन μ1 is 0, μ2 is 0, ये ऑप्शन दिया गया। सोचो और बताओ। पहले सोचो कि अगर कोई आदमी कोई ट्रक के ऊपर से ब्लॉक के ऊपर खड़े होकर पुश करेगा तो वो मूव करेगा क्या? क्यों नहीं मूव करेगा? बिकॉज द फोर्स इज नॉट एक्सटर्नल और नॉट अनबैलेंस्ड। ये एक्सटर्नल फोर्स दे रहा है कि इंटरनल फोर्स दे रहा है? इंटरनल। हम एक्सटर्नल फोर्स इंटरनल फोर्स किसको कहे थे? हम बताए थे व्हेनेवर ए फोर्स कम्स इनटू प्ले, दो चीज की जरूरत होता है, एक एजेंट जो फोर्स लगाएगा, एक ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर फोर्स लगाएगा। अगर एजेंट ऑब्जेक्ट का बाउंड्री के बाहर है तो हम कहेंगे वो एक्सटर्नल फोर्स है, बाउंड्री के अंदर है तो वो इंटरनल फोर्स है। अगर ये जो ट्रक है इसके ऊपर मैं इसे ढक्कन चढ़ा देता हूं तो ये आदमी कैसा फोर्स दे रहा है? बट नाउ देयर इज नो ढक्कन, सो यू सी इट इज एक्सटर्नल फोर्स, बाउंड्री से बाहर है, ठीक है। मतलब सेम फोर्स इज टू बी ट्रीटेड एज एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स। अब सोचना है कि अगर अभी ऐसे खड़े होकर वो पुश करता है, ट्रक नहीं चलता है, तो क्या वो एक्सटर्नल फोर्स नहीं दे रहा है? दे रहा है। क्या वो अनबैलेंस्ड फोर्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है? सोचो, अगर ये रफ होगा तो मैं अगर यहाँ पे अभी वॉल को पुश कर रहा हूँ, आई एम पुशिंग द वॉल बट आई एम नॉट मूविंग, व्हाट इट मींस, वॉल को मैं जितना जोर से पुश कर रहा हूँ मेरे को फ्रिक्शनल फोर्स पांव पे उतना ही मिल रहा है, इसलिए मैं मूव नहीं कर रहा हूँ, नेट फोर्स ऑन मी इज 0। अगर ये भी रफ है, सफिशिएंटली रफ है, वो कितने भी जोर से पुश करेगा तो उसके ये ट्रक के ऊपर लगाएगा फोर्स कैसे? इस डायरेक्शन में। अब ये पांव अगर ये रफ नहीं होता तो पांव पीछे की तरफ फिसल जाता, अब नहीं फिसल रहा है, मतलब पांव के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कैसा है? आगे की तरफ। ट्रक के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कैसा है? तो ट्रक के ऊपर
पर ये दे रहा है एक फोर्स ए से, एक फोर्स ए से, नेट फोर्स क्या हो गया? 0, इसलिए ट्रक मूव नहीं कर रहा है। दो द फोर्स इज एक्सटर्नल बट इट इज बैलेंस्ड, इसलिए ये मूव नहीं कर रहा है। नहीं, हमें मूव करवाने के लिए क्या चाहिए था? एक्सटर्नल एंड अनबैलेंस्ड। अब सोचो, एक्सटर्नल एंड अनबैलेंस्ड की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे? देखो तो इसमें से कौन सा कंडीशन होने से फोर्स विल बी एक्सटर्नल एंड अनबैलेंस्ड? एक्सटर्नल तो है ही है। अनबैलेंस्ड होने के लिए क्या होना चाहिए? यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होने के लिए μ1 क्या होना चाहिए? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इफ μ2 इज 0, μ1 0, ढकेलेगा तो आदमी फिसलेगा इधर, ब्लॉक जाएगा इधर। समझ में आ रहा है क्या? सो आंसर हो गया बी, बिकॉज ही हैज टू एक्सर्ट एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या चीजें समझ में आ रहा है? आयुष, आर्यन, किरण, आ रहा है? ठीक, तो ये चीजों को देखना है, एक्सटर्नल भी होना है, अनबैलेंस्ड भी होना है। अच्छा, ये पॉइंट नंबर 1 न्यूटन फर्स्ट लॉ का हम लोग देख लिए। पॉइंट नंबर 2, नोट पॉइंट नंबर 2, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में देखे थे 2 मास सिस्टम में। पॉइंट नंबर 2 था फॉर ए 2 मास सिस्टम, फॉर ए 2 मास सिस्टम m1 गया डिस्प्लेसमेंट m2 x1, ये गया x2, ये m2। फॉर ए 2 मास सिस्टम इफ m1 and m2 are given displacements x1 and x2 as shown, then center of mass does not move if, क्या कंडीशन था याद है क्या? इट वाज m1 x1 is equal to m2 x2। यस, देखो कुछ लोगों को याद है न्यूटन फर्स्ट लॉ का, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देख लिए थे। नहीं, अगर m1 x1 is equal to m2 x2 होगा, m1 इधर को गया x1, ये इधर को गया x2, तो m1 x1 is equal to m2 x2 हुआ, तो सेंटर ऑफ मास विल नॉट गो। ठीक है, ये क्वेश्चन में टेस्ट में डाला था, दोबारा पूछना चाहूंगा। अगर हम कहेंगे कि ये कोई एक हेमिस्फेरिकल ट्रॉ है, ग्रूव है, इसके अंदर से कोई चीज आएगा, यहाँ से कोई बॉल को हम छोड़ेंगे, ये मास m है, ये मास m है, ये रेडियस r है, तो बॉल को यहाँ से छोड़ेंगे तो चलेगा यहाँ तक। ठीक है, तो if m is released, टेस्ट में डाले थे, आप लोग कर सकते हो, m is released from A, find maximum displacement of m in complete motion। नेगलेक्ट फ्रिक्शन क्या दिया है? ऐसा है, नेगलेक्ट फ्रिक्शन, यहाँ पर भी μ0 है, यहाँ पर भी μ0 है, नेगलेक्ट फ्रिक्शन। तो क्या दिया है? कोई एक स्मूथ सरफेस के ऊपर, कोई एक स्मूथ सरफेस के ऊपर कोई एक मास m रखा गया है, जिसमें ऐसा एक बना है, हेमिस्फेरिकल स्पेस बना है, उसमें एक मास को छोड़ दिए, ये चलेगा, ऐसे आएगा तो यहाँ तक चलेगा। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अगर हम इसको पकड़ के रखते, किसको? कैपिटल M को पकड़ के रखते, तो यहाँ से फिसलेगा तो यहाँ तक चलेगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी 2r। बट नाउ द डिस्प्लेसमेंट विल बी समथिंग डिफरेंट, क्योंकि बाहर से कोई एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं आ रहा है। हम ये नहीं कहेंगे कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ रहा है, वेट तो आ रहा है, वेट इज एन एक्सटर्नल फोर्स, देयर इज अ नॉर्मल रिएक्शन आल्सो, दैट इज आल्सो देयर। तो हियर नॉर्मल रिएक्शन इज नॉट कांस्टेंट, नॉर्मल रिएक्शन इज चेंजिंग। समझ में आ रहा है? तो एक्सटर्नल फोर्स है, बट दैट इज वर्टिकल। If there is no horizontal external force, center of mass will not be displaced in the horizontal direction। सेंटर ऑफ मास अगर डिस्प्लेस नहीं होगा, ये m1 अगर x1 जाएगा तो m2 x2 आएगा। समझ में आया? तो आपको सोच के बताना है व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉल m
इफ इट इज रिलीज्ड फ्रॉम पोजीशन ए से छोड़े तो ऑब्वियसली बी तक चढ़ेगा, ये यहां तक तो आएगा, उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक है, सोचिए, आप लोग सोच सकते हो, सोचवान व्यक्ति हो सब। हो गया। देखो कुछ लोगों का इसमें हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ठीक है, ये इधर गया x1 डिस्प्लेसमेंट, इधर को आया x2। सपोज हम कहेंगे कि जब ये ब्लॉक आके दूसरे तरफ पहुंचा, ये ब्लॉक आके दूसरे तरफ पहुंचा, बॉल आके दूसरे तरफ पहुंचा, इधर पहुंचा, तो पहले क्या हुआ, ये ऑलरेडी डिस्प्लेस हो चुका है x, ये पहले यहां पे था, यहां पे था, ऐसे था नहीं, जब ये फिसल के यहां से शुरू किया था और जब ये आके यहां तक पहुंचा, m1 उधर गया तो m2 इधर आएगा, बिकॉज नो एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स x। तो कहेंगे एज नो एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स x, सेंटर ऑफ मास डज नॉट मूव, सेंटर ऑफ मास डज नॉट मूव। अच्छा, सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा तो क्या होगा, तो लेट कैपिटल M मूव्स बाय x एज शोन। तो हम क्या कहेंगे, कैपिटल M गया है, तो कैपिटल M का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ capital M is x in this direction, displacement of small m कितना हुआ, ये गया है 2r और वो आ गया है x, तो कितना हो गया 2r माइनस x इस डायरेक्शन में। कैपिटल M इधर को x आया, स्मॉल m उधर को 2r माइनस x गया, नहीं हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, वो 2r माइनस x। समझ में आया कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर मास कितना है 2r माइनस x, यही तो निकालना है, 2r माइनस x निकालना है। तो हम क्या कहेंगे, m इंटू 2r माइनस x नॉट बी इक्वल टू ये कैपिटल M इंटू x, हमें x नहीं पूछा है, पहले जहां से x निकालो, x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m इंटू 2r बाय m प्लस m, x मिल गया, x मिल गया, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ m, सो 2r माइनस x कितना हो जाएगा, 2r माइनस m बाय m प्लस m इंटू 2r। सिंप्लीफाई करना आपको आता है, 2r कॉमन लो, सिंप्लीफाई करो, इट विल बी कमिंग आउट टू बी 2r इंटू कैपिटल M बाय m प्लस, सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी 2r इंटू कैपिटल M बाय m प्लस m। समझ में आया, इसको रिपीट करेंगे कौन सा स्टेप से, बताओ कौन सा स्टेप से रिपीट करेंगे, क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आ गया। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट देखो, अगर हम इसको पकड़ के रखते तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता 2r, लेकिन ये क्या हुआ, जब तक इधर गया ये इधर को फिसल गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 2r, या 2r से ज्यादा या 2r से कम, 2r से कम। अगर ये इधर को x फिसल गया है तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है 2r माइनस x। तो व्हेन स्मॉल m मूव्स बाय 2r माइनस x, कैपिटल M मूव्स बाय x, m1 मूव्स बाय x1, m2 मूव्स बाय x2, तो m1 x1 इक्वल टू m2 x2। ये फॉर्मूला तो सबको समझ में आता है। तो फिर वहां से मैं निकाल दिया स्मॉल m इंटू 2r माइनस x इक्वल टू कैपिटल M इंटू x, उसमें से x पता कर लिया। एक बार x पता चल गया तो मुझे पता चल गया कि कितना फिसल रहा है, तो ये स्मॉल m का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, गया उधर 2r और ये फिसल गया x, तो 2r माइनस x, पहले मैं x निकाल दिया फिर 2r माइनस x निकाल दिया। 2r माइनस x क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉल m। पूछा था इधर फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉल m, कैपिटल M पूछा होता तो खाली x बोल देते,
आर यू गेटिंग? ठीक। सम मोर एग्जांपल्स लेंगे। प्रीतिश को समझ में आ गया? आ गया। चलिए, शुरू शुरू में थोड़ा तकलीफ होता है, लेकिन तकलीफ झेलने की आदत डालो। बच्चों को देयर इज नो नेचुरल बेंट ऑफ इंक्लिनेशन, इसलिए बच्चे पीछे रह जाते हैं। पढ़ने की अंदरूनी इच्छा नहीं है रीडिंग, क्योंकि घर वाले फोर्स करते हैं, या फिर हमें यही अच्छा लगता है लेकिन पढ़ना मजा नहीं आता है। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आपके अंदर इच्छा है तो आपके अंदर एलिजिबिलिटी है पाने का कोई भी चीज। इट कैन नॉट बी इंस्पायर्ड, इट इज कॉल्ड एंथुसियाज्म, है ना। इंस्पायर मतलब किसको क्या करना है, उड़िया में क्या बोलते हैं, हिंदी में उसको इंस्पायर करना है, मतलब रेडी करना है, हाँ प्रेरणा देना है। इंस्पायर करने का मतलब हुआ प्रेरणा देना है, और एंथुसियाज्म का मतलब उत्साह। प्रेरणा से नहीं चलेगा, ठेल के गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट होके खुद चलना है। अगर जिंदगी भर ठेलते ही लेना है तो इंजन की क्या जरूरत है? नहीं, इंस्पिरेशन इज जस्ट लाइक पुशिंग और पुलिंग, बट देन एंथुसियाज्म इज द इंजन। वो जब तक नहीं जागा, साल भर टीचर ढकेलते रहे फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुआ तो फंस गए। वो अगर वैसे ही अच्छा डेडिकेटेड टीचर होगा, ढकेल के कहीं लेके फेंक देगा, पार कर देगा, अलग बात है। उतना डेडिकेटेड कोई टीचर नहीं होता, इंक्लूडिंग मी, कि आपको पूरा ढकेल के पार किए। एनर्जी खत्म हो जाता है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। लेकिन जिनका गाड़ी स्टार्ट हो गया वो तो दौड़ रहे हैं। कोई 1 महीने में स्टार्ट हो गया, कोई 2 महीने में स्टार्ट हुआ, बट स्टार्ट होना है। ठीक है, पता चला इंजन ही नहीं है, ऐसा होता है। और कुछ बच्चे तो पूरा सेल्फ स्टार्ट होते हैं, बैटरी है दबाओ स्टार्ट हो गया। कुछ किक स्टार्ट होते हैं, किक मारो स्टार्ट होते हैं, नहीं अभिषेक? हाँ, ये किक स्टार्ट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैं ये बताना चाहूंगा आपको। हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में तो बताएंगे। तो ये क्वेश्चन जेईई में आया था, तो इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ। ठीक है, assume the masses to be pond masses connected by a massless rod of length 4 मीटर का 3 मीटर। ये लेंथ कितना दिया है? 3 मीटर दिया है। ठीक है, फाइंड omega 1, find ratio of their initial angular velocities their initial linear velocities
ठीक है, तो ये चीज आपको निकालना है। जैसे हम दोनों को दो टू फोर्स लगा दिए, अब क्या होगा, ये इधर को घूमेगा ऐसे, ये इधर को घूमेगा ऐसे, दोनों का एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो बताओ, दोनों का लीनियर वेलोसिटी का रेशियो बताओ। ठीक है, क्वेश्चन कितना सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आप कर सकते हो। करो। एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो पूछा है। पहले बताओ, ये जो सिस्टम ऑफ मासेस है 2 kg 4 kg है, लाइट रॉड है, ये सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स क्या है? 0। नेट फोर्स अगर 0 है, सेंटर ऑफ मास मूव करेगा क्या? मूव नहीं करेगा, मतलब सेंटर ऑफ मास जहां था वही रहेगा। अच्छा, तो जैसे ये घूमेगा मतलब ये तो मूव करेगा क्योंकि पुश करें, ये भी मूव करेगा, सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा, मींस द एंटायर सिस्टम विल रोटेट अबाउट दिस एक्सिस, है कि नहीं? अगर मैं कंटिन्यूअसली इसे पुश किया, जब तक ये आके ऊपर पहुंचेगा ये कहाँ होगा? नीचे। जब तक ये फिर नीचे आएगा तब तक वो फिर ऊपर, मतलब जितना समय इसको लग रहा है एक बार घूमने के लिए, उतनी समय इसको भी लगेगा घूमने के लिए। एंगुलर वेलोसिटी विल बी सेम फॉर बोथ ऑफ देम। आर यू गेटिंग? फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप जानते हो कि नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम ऑफ मास इज 0, तो सेंटर ऑफ मास विल नॉट मूव। मैं नहीं बोल रहा हूं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बोल रहा है। As long as no external unbalanced force is applied on a body, the center of mass of the system will remain constant and displaced. ये पहले रेस्ट में था, अभी रेस्ट में रहेगा। मतलब अभी ढकेलने से ये घूमेगा, लेकिन ये थोड़ा बड़ा सर्किल में घूमेगा, ये छोटा सर्किल में घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा और ये ऐसे घूमेगा। Are you getting? समझ में आ रहा ना? कभी देखे होगे कोई अगर लड़कियों खेलते ऐसे ऐसे हाथ पकड़ के गोल गोल घूमते हैं, दोनों बराबर साइज के हैं तो दोनों घूम रहे होंगे। मान लो एक मोटी सी लड़की है और दूसरा दुबली पतली है, मोटी तो अपनी जगह खाली घूम रही होगी और पतली वाली उसके चारों तरफ। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास दोनों का कहां पर है? मोटी के पास, है कि नहीं? अगर दोनों बराबर होंगे तो दोनों घूम रहे होंगे, हाथ पकड़ के घूमते ना। तो ऐसी बात हुआ, अगर दोनों बराबर मास होते तो ये मिड पॉइंट में दोनों घूमते हैं, लेकिन अभी ये 4 kg है, मान लो 4 kg की जगह 40 kg होता, सोचो सेंटर ऑफ मास तो और भी नजदीक आ जाता और यही घूमता चारों तरफ, ये ऑलमोस्ट अपनी जगह स्पिन करता, 400 kg हो जाता। ये तो बहुत ही धीरे धीरे चलता है, लेकिन ये सर 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 उसके चारों तरफ घूमता, है कि नहीं? क्योंकि सेंटर मास इज टू रिमेन सेम। अब ये एक बार घूम के आने के लिए जितना समय लेगा, ये एक बार घूम के आने के लिए उतने ही समय लेगा, मतलब दोनों का एंगुलर वेलोसिटी बराबर होगा। समझ में आ गया क्या? सो एंगुलर वेलोसिटी विल बी इन द रेशियो 1:1। नाउ लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी इनटू डिस्टेंस। आपको ये डिस्टेंस मालूम है, ये 3 मीटर है, ये कितना मालूम है, तो ओमेगा आर होता है वेलोसिटी, है कि नहीं? समझ में आया? तो हम क्या कहेंगे सॉल्यूशन में? here net external force F net external is 0, so center of mass does not move. Center of mass does not move. Center of mass move नहीं करता है। Center of mass does not move. अगर center of mass move नहीं करेगा तो आप क्या कहोगे? The masses move around center of mass. So omega 1 by omega 2 will be equal to 1:1, क्योंकि ये ऊपर होगा ये नीचे होगा, ये ऊपर होगा ये नीचे होगा, सेंटर मास के चारों तरफ दोनों घूम रहे हैं, बिकॉज इट्स ए रिजिड अरेंजमेंट। समझ में आया क्या? समझ में आ रहा? yes, हाँ, तो ठीक है ऐसा। ये बीट नंबर 1 का सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन फॉर बीट नंबर 1। बीट नंबर 2 में रेशियो ऑफ देयर लीनियर वेलोसिटीज, इनिशियल लीनियर वेलोसिटीज का रेशियो क्या है? तो ठीक है, ओमेगा इंटू आर। अब सेंटर ऑफ मास से इसका डिस्टेंस अगर हम x1 कहेंगे, इसका डिस्टेंस x2 कहेंगे, इसको अगर कहेंगे x, इसको कहेंगे 3 - x, है कि नहीं? ये डिस्टेंस को क्या कहेंगे? 3 - x, ऐसे करते हैं दूसरी जगह, व्हाई टू कंफ्यूज। तो हम कहेंगे बीट नंबर 2 के लिए, बीट नंबर 2 के लिए ये हो गया 2 kg का मास, पॉइंट मास, और ये हो गया 4 kg का पॉइंट मास, और सेंटर ऑफ मास यहाँ से कितने दूर पे है? चलो मानते हैं कि ये x है,
तो हम कहेंगे यहाँ से डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं। अगर हम कहेंगे कि डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा, अगर x है डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो x कितना होगा 4 × 0, क्योंकि 4 kg पे हम लोग एक्सिस लिए हैं, 4 kg पे हम लोग एक्सिस लिए हैं। इस एक्सिस से सेंटर ऑफ मास कितना दूर पे है हम जानना चाहते हैं। 4 × 0 प्लस 2 × ये डिस्टेंस कितना दिया था 3 मीटर, नहीं 2 × 3/4 + 2 इज 1 मीटर, x इज 1 मीटर, मतलब ये डिस्टेंस हो गया 1 मीटर। ये डिस्टेंस कितना होगा 2 मीटर, क्योंकि पूरा तो 3 मीटर है। तो हम क्या कहेंगे, ये इसका एंगुलर वेलोसिटी इसका एंगुलर वेलोसिटी बराबर है, दे आर रोटेटिंग अबाउट दी सेंटर ऑफ मास। तो v1/v2, v फॉर 2 kg बाई v फॉर 4 kg क्या हो जाएगा, ओमेगा फॉर 2 kg और ओमेगा दोनों का बराबर है, ओमेगा इंटू उसका रेडियस कितना है 2 kg का 2 मीटर बाई ओमेगा इंटू 1 मीटर, तो कितना हुआ 2:1 द रेशियो ऑफ देयर मासेस। समझ में आया क्या? अगर मैं अभी बोलूंगा कि ये 3 kg है, ये 9 kg है और ये 12 मीटर है, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, इट विल बी 1:3, 3 kg 9 kg रेशियो ऑफ द मासेस। तो ये सारा डिस्कशन से वो चीजों को आपको अंदर लेना है। इसका मतलब ये हुआ इफ m1 and m2 are connected by a light rod and they are given equal and opposite forces, तो आप कहोगे रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज क्या हो जाएगा v1/v2 क्या हो जाएगा इक्वल टू m2/, और थोड़ा सा घूम के अगर सोचेंगे, थोड़ा सा घूम के सोचेंगे, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, तो मोमेंटम जो था वही रहेगा। क्या था मोमेंटम 0। अगर इसका मोमेंटम है m1v1, इसका मोमेंटम है m2v2, देन m1v1 प्लस माइनस ऑफ m2v2, क्योंकि उल्टा है, तो m1v1 माइनस m2v2 इक्वल टू 0 और m1v1 इक्वल टू m2v2। सोचने के 1000 तरीके हैं, ऐसा समझ में तो क्या पता चल गया v1/v2 इक्वल टू m2/m1। ऐसे भी सोच सकते हैं। मैं आपको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि कहाँ पर कौन सा टेक्निक काम में लग जाएगा आपको समझ में नहीं आएगा। आया समझ में ये वाला? तो ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे हम लोग दूसरा क्वेश्चन भी देख लिए। इनर्शिया रेस्ट पे तीसरा क्वेश्चन ये हो गया है सबका। इनर्शिया ऑफ मोशन पे देखे थे हम लोग क्वेश्चन। जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा सेंटर ऑफ मास विल कीप ऑन मूविंग। तो जैसे हम कहेंगे कि ये कोई एक मास है m1, ये जा रहा था कोई वेलोसिटी v1 में और दिया है कि ये दिया है 4 kg, और ये जाके 4 kg was moving with 2 meter per second, और here is a 6 kg moving with 1 meter per second। पूछा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। कितना सिंपल है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का क्या फॉर्मूला था, समेशन ऑफ mi/mi। नहीं नीतीश कुमार भूल गए क्या? थोड़ा सा भूल जाते हैं, ठीक है। इनफैक्ट भूलने में हमारा कोई कसूर नहीं होता है, क्योंकि हम लोग जानबूझ के भूलते नहीं है। वो भूल जाते हैं, कैसे भूल जाते हैं, भगवान की माया, जानबूझ के याद करते हैं। कोई जानबूझ के भूल सकता है? मैं बोलूंगा अभी भुवनेश्वर, अब बोलो, भूल गया क्या? क्या बोला? देखो भूलने की कोशिश करो, भूलने के लिए। You intentionally cannot forget, it automatically goes when you don't give attention। हम कब भूले हैं वो हमें समझ में नहीं आता है। नहीं सर, मैं मंडे को 9:25 पे भूल गया था, ऐसे हो सकता है? कब भूलते हैं पता नहीं चलता है। जैसे कब गुम हो गया आपका जेब से कोई चीज गिर गया, कब गिर गया पता नहीं चलता है, ऐसे ही, ठीक है। तो यू हैव टू बी अलर्ट। तो अब देखो सॉल्यूशन में क्या कहेंगे, कितना सिंपल है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 बाई m1 प्लस m2
सो ये 4 kg है, 4 इंटू 2i कैप नहीं प्लस 6 इंटू 1j कैप बाय 4 प्लस 6 कितना 8i कैप 6j कैप 8i कैप 6j कैप बाय 10। तो अगर वेलोसिटी पूछा है तो आप कहोगे 0.8i कैप 0.6j कैप। अगर मैग्नीट्यूड पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो 0.8 का स्क्वायर 0.6 का स्क्वायर। सो सेंटर ऑफ मास इज मूविंग विथ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। कितना सिंपल है ना। और अगर हम इसको पूरा सिस्टम मानते हैं, ये गया इधर ये गया इधर, मान लो कि ये बॉल यहाँ पे नहीं था यहाँ पे था, ये इधर आया ये इधर आया, दोनों आके एक दूसरे को टकराए, टकराने के बाद ये इधर फेंका गया एक उधर फेंका गया, फिर भी सेंटर ऑफ मास विल रिमेन सेम क्योंकि जो फोर्स आया वो बालास्ट इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस आर ऑलवेज बालास्ट फोर्सेस। नेट फोर्स 0 हुआ, सेंटर ऑफ मास इज नॉट गोइंग टू, द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज नॉट गोइंग टू चेंज। अच्छा चलिए देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन को करें। सपोज हम कहेंगे ये कोई एक हैवी बॉल है से मास है इसका 4 kg और ये कोई एक छोटा बॉल है इसका मास है 1 kg एंड देयर इज नो फ्रिक्शन। ये बॉल को इधर फेंका गया 4 मीटर पर सेकेंड में और ये बॉल को इधर फेंका गया 8 से 10 मीटर पर सेकेंड में। There is no friction. The two balls strike and stick to each other और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस भी दिया हुआ है। कितना डिस्टेंस दिया है? सपोज दे दिया है कि 10 मीटर। हाँ थोड़ा 10 कंफ्यूजन हो जाएगा, इसको 8 कर लिए, ठीक है। डिस्टेंस दिया है 10 मीटर। The two balls strike and stick to each other after what total time? The combination strikes the wall at A पे जो वाल है वो कॉम्बिनेशन आके मारेगा। ये 1 kg 4 मीटर पर सेकंड में गया, धीरे धीरे 8 kg आया, 4 kg आया 8 मीटर पर सेकंड में, इसका मोमेंटम ज्यादा था इसका कम था, चिपक गया, उसके बाद भी उसको ढकेलते हुए ले आया, फिर दोनों आके वाल ए को मारे। कितने समय के बाद द कॉम्बिनेशन विल स्ट्राइक द वॉल? क्वेश्चन ये दिया गया है। होपफुली यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, है ना। ये छोटा सा मास जा रहा था, इधर से करके आ रहा था, करके जा रहा था, दोनों चिपके तो ही ढकेल के हुए लाया, इधर लाके ठोक दिया वॉल पे। कितना समय के बाद द कॉम्बिनेशन विल स्ट्राइक द वॉल एट ए? ओके थिंक नाउ। जब दोनों को फेंका जाएगा सेंटर मास चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। अच्छा दोनों टकराएंगे, सेंटर मास का वेलोसिटी में क्या बदलाव आएगा? बढ़ेगा कि घटेगा? वेलोसिटी सेम रहेगा। मतलब सेंटर मास जो चलेगा तो चलता ही रहेगा, क्योंकि दोनों का अगर हम सिस्टम मानते हैं, शुरू में सेंटर मास किधर चल रहा होगा? टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट? राइट जा रहा होगा। ये 1 kg जा रहा है, ये 4 kg आ रहा है, इधर आ रहा होगा। तो सेंटर मास कहीं जहां भी था वहां से चलना शुरू किया, कांस्टेंट वेलोसिटी में चला। जब दोनों बॉल एक दूसरे के साथ चिपक गए, वो दोनों जा रहे होंगे, उनका सेंटर मास भी उसके साथ जा रहा होगा। अब आप अकेले भाग रहे हो, मैं अकेला भाग रहा हूँ, हम दोनों का सेंटर मास बीच में कहीं लटका हुआ वो भाग रहा है, हम दोनों एक दूसरे को पकड़ के भागेंगे तो जिधर भागेंगे उधर सेंटर मास भागेगा, क्योंकि हम दोनों के बीच में है। तो जब तक ये चिपके नहीं थे सेंटर मास दोनों के बीच में चल रहा था, जैसे चिपक गए उनके अंदर आ गया सेंटर मास, है ना। अब जब ये दोनों आके वॉल को मारेंगे तब सेंटर मास भी वॉल को मारेगा। तो देखो कि सेंटर मास कहां से चलना शुरू किया, कितना स्पीड में चलना शुरू किया, कब आके वॉल के पास पहुंचा, बस दैट इज द टाइम। कहां से चलना शुरू किया? यहीं पर कहीं इसके पास में होगा, वो डिस्टेंस आपको निकालना है। कितना स्पीड में आ रहा था, यहां से शुरू किया, वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास निकालना है, और वो आके कब यहाँ पे पहुंचेगा, क्योंकि जब सेंटर मास यहाँ पर पहुंचेगा दोनों एक दूसरे के साथ चिपके हुए यहाँ पर आके पहुंचेंगे, है कि नहीं?
आ रहा है समझ में? कितना आंसर आया? 1. फ्रैक्शन में 10/7 10/7 इज करेक्ट। हाँ देखो कौन बोला? प्रियंका ने बोला क्या? सुश्रुत पंडा। ओह सच अच्छा, सुश्रुत पंडा बोल दिया। देखो कितना मस्त है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सुश्रुत पंडा इज वर्किंग नाउ। सो सॉल्यूशन ऐसे कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं था, कितने दूर पे? डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ए कितना था? इट वाज 1 kg into 0, 4 kg into 10 by 1 plus 4 हो गया 5 kg, 40/5 हो गया 8 मीटर। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 8 into -4, क्योंकि इधर को आ रहा था, प्लस 1 into 8 into -4 नहीं, 4 into -8, 4 into -8 m1 v1 प्लस m2 कितना है? m2 is 1 into 4 by 1 plus 4 कितना हुआ? -32 plus 4 is -28 by 5, it is coming out to be -5.6 meter per second। नहीं तो स्पीड ऑफ सेंटर मास माइनस का मतलब क्या हुआ? इट इज इक्वल टू 5.6 मीटर पर सेकेंड। किस डायरेक्शन में? इधर को। तो सेंटर ऑफ मास यहां से चलना शुरू किया, कितना दूर से? 8 मीटर दूरी से। क्या स्पीड में? 5.6 मीटर पर सेकेंड में। और ये दोनों रास्ते में टकराए, चिपक गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेंटर मास तो चल ही रहा था सेम वेलोसिटी में। न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है। अब जो दोनों चिपके हुए आके यहाँ पर पहुंचे, दोनों मास अगर चिपके हुए तो उनके सेंटर मास भी उनके पास होगा। ऐसा नहीं कि दोनों मास यहाँ है, उनका सेंटर मास पीछे पड़ा है, ये हो सकता है क्या? नहीं। तो फिर दोनों मास यहाँ पे आके जब पहुंचेंगे तो सेंटर मास पहुंचा होगा। तो सेंटर मास को यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना टाइम लगा? तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? टाइम टेकन बाय combined mass to reach A is equal to time taken by center of mass to reach A, that is equal to कितना दूर से आया? डिस्प्लेसमेंट बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना आना है, और बाय स्पीड, क्योंकि उसका तो कोई एक्सीलरेशन नहीं था, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं था, तो डिस्टेंस था 8 मीटर, स्पीड था 5.6। नहीं, इज इट कमिंग आउट टू बी 10/7? यस, सेकेंड्स। 10/7 सेकेंड्स में आके पहुंचेगा। अगर दूसरे तरीके से करेंगे, पहले हमें निकालना पड़ेगा ये दोनों मिलेंगे कहाँ पे, मिलने के बाद कॉम्बिनेशन का वेलोसिटी क्या होगा, वहां से फिर यहाँ तक आने के लिए कितना समय लगेगा। दैट टेक्स ए लॉन्ग टाइम, 2 मिनट में नहीं बनेगा। अगर उसको समझ में आ रहा है तो ये हम देख लिए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के ऊपर। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के ऊपर और एक क्वेश्चन देखेंगे। ये हो गया है, इसको मिटाते हैं। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी समझ में आ गया, ये भी मिटाते हैं। ये क्वेश्चन भी हम लोग किए हैं क्लास में, लेकिन थोड़ा रिवीजन में करना चाहूंगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है। आज कोई पूछा था एक प्रोजेक्टाइल मोशन वाला, कौन पूछा था? अभिजीत, सत्यजीत, तुम पूछे, अदित पूछा था। ठीक है, तो दैट इन्वॉल्व्स ए लॉन्ग कैलकुलेशन, नो डाउट, देखेंगे उसको बाद में। तो ये क्वेश्चन ऐसा था कि एक बॉल है जिसका मास m है और इसको फेंका गया नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड में, ठीक है, और
ये एक दूसरा बॉल है जो 2m है, इसको फेंका गया ऊपर 10 मीटर पर सेकेंड में, और कितना डिस्टेंस से तो फेंका गया है, ये मान लो कि 20 मीटर हाइट से फेंका गया है, ठीक है, 20 मीटर हाइट से फेंका गया है। वैल्यूज कुछ बदल देते हैं, ये 10 था और इसको ले लो कि कुछ समथिंग लाइक 8 मीटर पर सेकेंड। दो बॉल को फेंका गया है, एक 8 मीटर पर सेकेंड में, दूसरे को 10 मीटर पर सेकेंड में जमीन से फेंका गया। दोनों के बीच में डिस्टेंस था 20 मीटर, ठीक है। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस था 10 मीटर। द टू बॉल्स स्ट्राइक एंड स्टिक, ये 10 मीटर था, इसको थोड़ा 9 मीटर कर देता हूं, कैलकुलेशन आसान होगा। एंड टू बॉल्स स्ट्राइक एंड स्टिक टू ईच अदर, आफ्टर what total time they reach ground, वो जमीन पे पहुंचेंगे कितना टोटल टाइम के बाद, आफ्टर व्हाट टोटल टाइम दे विल रीच ग्राउंड, ऐसा करके क्वेश्चन दिया है। कितना टोटल टाइम के बाद ये जमीन के पास पहुंचेंगे, ठीक है। Again you have to analyze, दोनों चिपक गए मतलब दोनों जब गिरेंगे सेंटर ऑफ मास भी तब गिरेगा। पूछा गया है कि सेंटर ऑफ मास कब नीचे पहुंचेगा, तो क्या देखना है, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, एक्सीलरेशन क्या होगा, AC = UT+, आप इसका फॉर्मूला लगा देंगे, है कि नहीं। कोशिश करो, आप कर सकते हो। तो किसी का आंसर 1 सेकेंड आया, किसी का आंसर 2/5 सेकेंड आया। अब देखते हैं सही क्या है। एनी अदर आंसर फ्रॉम एनीवन? 1.5 सेकेंड। तीसरा आंसर आया है 1.5 सेकेंड। तो चलो देखते हैं किसका सही हो रहा है। नाउ फर्स्ट वी सी दिस इज 2m, दिस इज m। सेंटर ऑफ मास कहाँ था, बीच में, कि m के पास कि 2m के पास, 2m के पास, मतलब सेंटर ऑफ मास यहां पर कहीं था। चलिए पहले ये पता करते हैं, x डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना है, फॉर्मूला बताओ तुषारकांत त्रिपाठी, हाउ टू कैलकुलेट, बोलो। तो m1 x1 तो हम सब जानते हैं, वैल्यू डाल के बोलो। m1 का वैल्यू क्या लेंगे, 2m into 0 plus m into 9 by 2m plus m, नहीं 2m plus m, तो ये हो गया कितना, 3 मीटर। x पता चल गया 3 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, 2m ऊपर की तरफ 8 है, 2m into 8 प्लस m into नीचे की तरफ 10 है, माइनस m into -10 बाई 2m plus m, कितना हो गया ये 16m - 10m, 6m by 3m इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव आया मतलब अपवर्ड है, नहीं। एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, नेट फोर्स बाई मास, m1 a1 plus m2 a2 by m1 plus m2 कर सकते हैं। नेट फोर्स क्या है, इसके ऊपर 2mg, उसके ऊपर mg, दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में, नेट फोर्स हुआ 3mg। नेट एक्सटर्नल फोर्स बाय टोटल मास दैट इज 2mg plus mg by m plus 2m, कितना है ये g इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो सेंटर ऑफ मास को जमीन से 3 मीटर हाइट से फेंका गया है, क्या स्पीड में, कितना स्पीड में, 2 मीटर पर सेकेंड में। तो ऊपर जाएगा, जमीन पे गिरेगा कितने समय के बाद, क्योंकि जब सेंटर ऑफ मास नीचे गिरेगा तब कंबाइंड मास भी नीचे गिरेगा। तो आपको टाइम पता करना है, AC = UT+ ½
अब हम ए से बी तक का मोशन को अगर देखेंगे, ए टू बी मोशन का, इनिशियल वेलोसिटी 2, एक्सीलरेशन -10 डाउनवर्ड्स, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहां से यहां तक नीचे की तरफ है -3। समझ में आ रहा है कि भूल गए सब? याद है ना? -3। टाइम पता करना है। अरे AC = UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, AC = UT प्लस हाफ AT स्क्वायर करेंगे तो AC = UT प्लस हाफ AT स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलने वाला है? मिलेगा -3 = 2T प्लस हाफ, ये -10 मिलके हो गया -5T स्क्वायर। T का वैल्यू निकालना, T का वैल्यू हम यहाँ पे निकाल सकते हैं डिब्बे के अंदर। क्या कहेंगे? इट इज 5T स्क्वायर -2T -3 = 0 और T इज -B2 प्लस और माइनस B स्क्वायर इज 4 -4AC इज 60, नहीं ये 60/2A दैट इज 10। तो माइनस वैल्यू तो ले नहीं सकते, 64 का होगा 8, सो इट 10/10। इज इट कमिंग 1? यस सर। यस, देखा मेरा आंसर सही है, 1 सेकंड के बाद गिरेगा। वैसे ये सारा मैं लिखा बोल के समय लगा, नहीं तो ओरल कैलकुलेशन से भी निकाल सकते हैं, वैल्यूज फटाफट निकाल सकते हैं, है कि नहीं लोपामुद्रा? हो सकता है ना? यस। क्या सुश्रुत पंडा को समझ में आया कहां पर गड़बड़ हुआ था? यस सर। हाँ, आयुष, आर्यन, आर यू देयर? यस सर। तो हम इनर्शिया मोशन के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस देख लिए, ठीक है? आज इतना ही पढ़ो, फिर देखेंगे हम लोग अगले क्लास।